हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम आगे के प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। क्या कहा है गया है? कहा यह गया है कि जो हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उसकी जो पहली कक्षा होती है उसकी त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या होगी, यानी आपसे पूछा है कि तीसरी कक्षा की जो त्रिज्या है वो कितनी है। In hydrogen atom, radius of first orbit for electron is 0.53 angstrom. Radius of its third orbit will be, पहला है आपका 4.77 4.77 एंगस्ट्रॉम, दूसरा है 1.69 एंगस्ट्रॉम, तीसरा ऑप्शन है 1.06 एंगस्ट्रॉम और चौथा है 1.0 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि तीसरी त्रिज्या में जो परमाणु है, ठीक है, उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी मतलब कक्षा की त्रिज्या क्या। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करना है, जो है Rn बराबर R1 n का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले का यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे R1 जो है वो आपकी हाइड्रोजन एटम की पहली कक्षा की त्रिज्या है। Rn यानी nth, यानी जो भी आपको निकालना, तो यहाँ पे हम तीसरी कक्षा की त्रिज्या निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो R3 यानी n की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। R1 की बात की जाए तो R1 कितना है 0.53, n 3 है, 3 का R3 बराबर 0.53 गुणा 9। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 4.77 एंगस्ट्रॉम। कितना आया है 4.77 एंगस्ट्रॉम, यानी आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन 1 है 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो ये यहाँ पे आपका आंसर आया। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। इन पीएन जंक्शन डायोड डिप्लीशन लेयर कंसिस्ट ऑफ, यानी जो आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है, आपने पढ़ा है, इसके बीच में एक डिप्लीशन लेयर बनती है। इस डिप्लीशन लेयर या अवक्षय परत पर क्या होते हैं, आपसे ये पूछा। पहला है केवल कोटर यानी ओनली होल्स, दूसरा ऑप्शन है केवल इलेक्ट्रॉन यानी ओनली इलेक्ट्रॉन, यानी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों, यानी इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ, यानी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। चौथा है ना कोटर ना इलेक्ट्रॉन, यानी ना तो कोटर होते हैं ना तो होल्स होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपसे पूछा है कि पीएन संधि डायोड के जो डिप्लीशन लेयर होती है उसमें क्या हो। अगर हम पीएन जंक्शन डायोड की बात करें तो उसका जो डिप्लीशन लेयर होती है उसमें आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन यानी कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों मौजूद हो, यानी आपका जो आंसर होगा वो तीसरा होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ, इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों होते हैं आपके डिप्लीशन लेयर। नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। पहला ऑप्शन है थॉमसन, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है चैडविक और चौथा है सोमरफेल्ड।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। ठीक है, तो आपका आंसर होगा तीसरा, यानी चैड। ठीक है, चैडविक यहाँ पे आपका आंसर होगा। अब हम बात कर देते हैं थॉमसन की। तो थॉमसन ने किसकी खोज की थी? आपके इलेक्ट्रॉन। और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की। रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, तो इसने किसकी खोज की थी? आपके प्रोटॉन। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से होगा, आपको पता होना चाहिए। इस तरीके के प्रश्न आपके बन नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, यानी चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। पहला है वेबर, यानी वेबर जो है आपसे पूछा गया है क्या ये मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक है। सेकंड ऑप्शन आपको टेस्ला दिया गया है, तीसरा है हेनरी और चौथा है फैराडे। अगर हम चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का जो आपका मात्रक है वो वेबर होता है। ठीक है, इसे आप डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम बाकी की बात कर लेते हैं। टेस्ला की बात करें तो टेस्ला किसकी यूनिट होती है, किसकी एसआई यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट है हेनरी। हेनरी इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस, विद्युत प्रेरण की यूनिट होती है, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस, विद्युत प्रेरण। नेक्स्ट है फैरेड। फैरेड किसकी होती है? कैपेसिटर यानी संधारित्र की। ठीक है, तो संधारित्र की क्या होती है? आपकी फैरेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसआई मात्रक का आपका प्रश्न पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। हर एक जो भी आपने भौतिक राशियां पढ़ी है उनके एसआई मात्रक आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता नोट कर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी निम्न में से कौन सी ईएम वेव नहीं। ऑप्शन है आपका, पहला है एक्सरे, दूसरा है गामा रे, तीसरा है अवरक्त यानी इंफ्रारेड रे, और चौथा है बीटा किरण यानी बीटा। अब यहाँ पे ईएम वेव की बात की गई है, तो आप जानते हैं कि एक्सरे, गामा रे और इंफ्रारेड तीनों की तीनों आपकी ईएम वेव है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सी नहीं है? वो है आपकी बीटा रे। आपका जो आंसर होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, यानी बीटा किरण यानी बीटा रे। तो आपका आंसर बीटा रे आप नोट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, श्रेणी क्रम में संयोजित C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्रों की प्रभावी धारिता C के लिए व्यंजक लिखिए, यानी द एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस C ऑफ टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 कंबाइंड इन C। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि दो कैपेसिटर है C1 और C2, इन्हें सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में लगाए, तो कुल जो है धारिता कितनी है?
कैपेसिटर है दो, C1 और C2, इन दोनों को इस तरीके से जोड़ा। आप जब कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने लास्ट टॉपिक जो है इफेक्टिव कैपेसिटेंस की बात की, ठीक है, यानी जो उसकी प्रभावी धारिता है उसकी बात की थी। और हमने ये पढ़ा था कि अगर प्रभावी धारिता की बात करें तो सीरीज के केस में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। वहीं अगर हम पैरेलल या पार्श्व क्रम के संयोजन की बात करें, इस केस में क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये आपके दो आंसर होते हैं अलग अलग संयोजन के केस में, आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे आपसे कौन सा पूछा है, श्रेणी क्रम का पूछा है। तो श्रेणी क्रम के केस में आपका सेकेंड आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, नोट करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वैद्युत धारिता का मात्रक है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज। ऑप्शन है आपका, पहला है वोल्ट, दूसरा है ओम, तीसरा है फैरेड और चौथा है हेनरी। तो यहाँ पे आपसे विद्युत धारिता क्या मात्रक पूछा है। अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था इसी प्रकार का। तो यहाँ पे आपका जो विद्युत धारिता है उसका मात्रक आपका फैरेड होगा, ठीक है, जिसे आप F से डिनोट करते हैं। और ये किसका है, आपका संधारित्र की जो धारिता होता है उसका मात्रक। अब हम बाकी जो ऑप्शन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। वोल्ट, जिसे आप V से रिप्रेजेंट करते हैं, किसका मात्रक होता है ये आपका मात्रक है विद्युत विभव या विभव अंतर, ठीक है, विद्युत विभव, विभव अंतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट है ओम। ओम को आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसका है, ये मात्रक है आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी विद्युत प्रतिरोध। ठीक, नेक्स्ट है फैरेड। तो फैरेड जो है एफ से आप रिप्रेजेंट करते हैं और किसका है ये, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी विद्युत धारिता का। हेनरी एच से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है होता है आपका विद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से मात्रक है, आपको पता होना चाहिए, नोट करेंगे सब। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, कोबाल्ट तथा निकल है, कोबाल्ट और निकल क्या है, आपको ये आपसे पूछा गया है। कोबाल्ट एंड निकल आर, फर्स्ट ऑप्शन है प्रति चुंबकीय पदार्थ यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तीसरा है लोह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और चौथा है नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप ये जानते हैं कि जो कोबाल्ट निकल आयरन होता है, यानी लोहा कोबाल्ट और निकल, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, चुंबकीय पदार्थ है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा लोह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो आंसर नंबर 3, तो ये आप नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से निर्वात में किसका वेग सर्वाधिक होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी इन वैक्यूम, यानी आपसे कहा गया है कि इनमें से सबसे ज्यादा वैक्यूम में वेलोसिटी किसकी होगी। पहला है अवरक्त तरंगे इंफ्रारेड वेव्स, दूसरा है दृश्य प्रकाश तरंगे विजिबल रेज,
तीसरा है पराबैंगनी तरंग यानी अल्ट्रावायलेट रेज, और चौथा है इन सभी का वेग समान है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पहले, दूसरे और तीसरे ऑप्शन, क्या क्या दिया है, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये तीनों की तीनों जो रेज हैं, तरंगे हैं, ये तीनों ईएम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरंगे। अब तीनों की तीनों ईएम वेव्स है, तीनों की वेलोसिटी की अगर बात की जाए वैक्यूम में सेम होगी, कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि आपकी विजिबल लाइट की भी होगी। यानी इन तीनों की जो आपकी वेलोसिटी या वेग होगा वो सेम होगा, ठीक है, सेम होगा। यानी आपका आंसर होगा 4, इनमें से इन सभी का वेग समान होगा, यानी ऑल दीज हैव सेम वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा, इसे आप नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एन टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक है। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर, यानी यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं वो कौन से होते हैं। पहला है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन और चौथा है कोटर यानी होल। अब जब भी हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन से होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं अगर हम पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में आपके जो होल यानी कोटर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक। इस केस में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस केस में इलेक्ट्रॉन होंगे और पी टाइप के केस में आपके प्रोटॉन होंगे, सॉरी कोटर होंगे यानी होल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके आंसर की तो आपका आंसर होगा सेकेंड, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपका आंसर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है पी टाइप के केस में कोटर या होल्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और एन टाइप के केस में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का प्रश्न है, ठीक है। तो आपका प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध लिखिए, यानी आपको बताना है कि वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में क्या संबंध है, और किसके केस में, प्रत्यावर्ती धारा और अल्टरनेटिंग करंट के केस। राइट द रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सिंपल आपको जो है फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, और ये प्रश्न आपका 1 मार्क्स का प्रश्न है। सिंपल आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन रूट, ठीक है, जहां पर आई नॉट क्या है आपका, आई नॉट आपकी पीक वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग करंट की, यानी शिखर मान है किसका, प्रत्यावर्ती धारा। आई आर एम एस क्या है आपका, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल, ठीक है, और इसका मान आपका आता है 0.707 आयन, ठीक है, ठीक है। और आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना, नोट करें। तो बच्चों आज हमने जो आपके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उन्हें हमने डिस्कस करा, जिसमें आपके ज्यादातर एमसीक्यू के क्वेश्चन थे, और इसके साथ साथ हमने एक जो है आपका एक शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा, जो कि आपका 1 मार्क्स का। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि किस तरीके से आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उनमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, डायरेक्ट जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ आपके लॉस जो है रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है उनके बारे में।
और कुछ क्वेश्चन आपके जो है एसआई यूनिट से भी आते हैं। तो एसआई यूनिट बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से उनको पढ़ना है। जितनी भी भौतिक राशियां आपने जो है अपनी क्लास 12 में पढ़े हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके जो प्रीवियस जितने भी आपने भौतिक राशियां पढ़ी सबकी यूनिट्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपना एमसीक्यू का पार्ट जो है प्रिपेयर करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस के माध्यम से। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसको आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।